अच्छा एक मिनट। हाँ सवाल क्या था? रेशियो दिया था m और n टर्म्स का, m स्क्वायर और n स्क्वायर। एस एम बाय एस एन m स्क्वायर n ए पी एक ही थी ना? हाँ ये एक ही है। ए एम बाय एन निकालना था, यही था ना? mn और n टर्म निकालनी, शो करना था कि mn और n टर्म रहेगी 2n उनका - रेशियो निकालना था ना, ये शो करना। हाँ मतलब ठीक है। मान लेते हैं एपी का फर्स्ट टर्म में अल्फा और कॉमन डिफरेंस है बीटा, तो एस एम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एम बाय टू इंटू टू अल्फा प्लस एम माइनस वन टाइम्स बीटा, और नीचे क्या आ जाएगा? एन बाय टू 12 टू अल्फा n - प्लस एन माइनस वन टाइम्स बीटा। टू से टू कैंसिल हो गया, अल्फा प्लस एन माइनस वन टाइम्स बीटा, अल्फा टाइम्स अल्फा प्लस एन माइनस टाइम्स, ठीक है। बीटा से बीटा क्या हो जाएगा? बीटा से बीटा कैंसिल? कैसे कैंसिल हो जाएगा? सेम ही है ना। मल्टीप्लाइड फॉर्म में होता है पूरे नंबर के साथ तब होता है, बीटा मल्टीप्लाइड फॉर्म में थोड़ी ना है पूरे नंबर के साथ। अगर ऐसे होता न्यूमरेटर टाइम्स बीटा और नीचे भी कुछ ऐसा होता डेनोमिनेटर टाइम्स बीटा, तब बीटा से बीटा कैंसिल हो जाता, ठीक है। बीटा ऐसे नहीं है, कैंसिल नहीं हो पाएगा। आ रही है ना बात समझ में? कैंसिल क्यों नहीं हो पाएगा? अच्छा ठीक है, तब इसमें क्या हम कर सकते हैं? सॉल्व करेंगे। एम स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर था, ठीक है। एन से एन कैंसिल और इस एम से ये वाला एम कैंसिल, तो यहाँ से टू अल्फा प्लस एम माइनस वन टाइम्स बीटा आ जाएगा। तब फिर क्या कर सकते हैं? एक मिनट, एक तरीका है लेकिन वो थोड़ा सा लंबा लग रहा है, मैं दूसरा तरीका सोच रहा हूँ। यहाँ पे कैसे कैंसिल हो जाएगा वही तो मैंने बोला। अल्फा अगर कैंसिल ऊपर नीचे से तभी कैंसिल कर सकते हैं जब मल्टीप्लाइड फॉर्म में है, पूरे नंबर के साथ मल्टीप्लाइड फॉर्म में तभी कैंसिल कर सकते हैं, ऐसे कैंसिल नहीं करेंगे, ठीक है। ठीक है ना, ये बात ध्यान में रखनी है कि पूरे नंबर के साथ हो तब कैंसिल कर सकते हैं। साइंस में भी ऐसी कैलकुलेशंस आएंगी, फिर ऐसे कैंसिल करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। हाँ और मल्टीप्लाई फॉर्म में होता तब कैंसिल कर सकते हैं, हाँ मल्टीप्लाइड फॉर्म में हो तभी कैंसिल कर सकते हैं, और कोई दूसरे फॉर्म में हो तो कैंसिल नहीं कर सकते हैं। और वो मल्टीप्लाइड फॉर्म में पूरे पूरे न्यूमरेटर के साथ होना चाहिए, किसी एक के साथ काम नहीं चलेगा, ठीक है। देखो ये तरीका बिल्कुल ठीक है, यहाँ से सॉल्व हो जाएगा। बताऊं कैसे सॉल्व हो जाएगा यहाँ से? अभी रुक जाओ, मैं पहले एक और तरीका मैं समझाता हूँ। हमें एस एम बाय एस एन कितना दिया बता? एम स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, ठीक है। तो एस एम माइनस एन अपॉन, सॉरी एस एम माइनस वन अपॉन एस एन माइनस वन
इक्वल्स टू m-1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n-1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। इस बात में किसी दिक्कत कुछ? इस वाले फॉर्मूले में मैंने क्या पुट कर दिया, m की जगह मैंने m-1 पुट कर दिया और n की जगह मैंने n-1 पुट कर दिया। ये बात हमने बहुत बार डिस्कस कर ली, ये जनरल फॉर्मूला है तो सबके लिए वैलिड होगा, 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, n के लिए, n-1 के लिए, n-2 के लिए, n-3 के लिए, सबके लिए वैलिड होगा। मैम हमने assume करा। m को मैंने m-1 पुट कर दिया और n की जगह मैंने n-1 पुट कर दिया इस वाले इक्वेशन में, तो ऐसा बन जाएगा। Assume कर पुट कर दिया, एज्यूम थोड़ा ना किया है, पुट कर दिया। मतलब इसको कन्वर्ट कर पुट कर दिया हमने, पुट करने का मतलब क्या होता है, रख दिया। और आ जाएगा हाँ कुछ और हो गया ना, हो तो गया, आंसर मिल जाएगा। आंसर नहीं आया ये तो समझ में आया ना, एक ही स्टेप में थोड़ी ना आंसर आ जाएगा, m-1 जादू थोड़ा ना कर रहे हैं यहाँ पे कुछ। हाँ m-1 क्यों लिया, अभी समझ में आएगा, ये समझ में आया कि नहीं आया, एक एक स्टेप करके समझेंगे ना। अब क्या कर सकते हैं, देखो am क्या होगा, sm-1 और an क्या हो जाएगा, sn-1। ये ठीक है। तो क्या कर सकते हैं हम लोग क्या करते हैं, sm-1 क्या आ जाएगा, sm की जगह क्या करते हैं, हमें तो am से मतलब है ना, हम क्या करते हैं sm की जगह am प्लस sm-1 रख देते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन में देखो sm की जगह मैं क्या रखता हूँ, am प्लस sm-1 और नीचे क्या आ जाएगा, an प्लस sn-1 इक्वल्स टू m स्क्वायर बाय n स्क्वायर, ठीक है। ये भी आ गया होगा समझ में, कुछ दिक्कत नहीं है, आ गया ना समझ में। अब देखो क्या करो इसमें, am प्लस an प्लस sm-1 प्लस sn-1 डिवाइडेड बाय am माइनस an प्लस sm-1 माइनस sn-1 इक्वल्स टू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर डिवाइड बाय m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। अभी क्या किया मैंने समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब sm प्लस am प्लस n, हमें तो am और an चाहिए तो यहाँ पे am प्लस n बच जाएगा, sn-1 इन दोनों इक्वेशन को अगर हम जोड़ दें तो मार्केट नहीं है यहाँ पे, ये पीछे नहीं ऐसे सॉल्व हो नहीं पाएगा, ऐसे सॉल्व हो नहीं पाएगा, छोड़ देते हैं ऐसे। ऐसी ही समस्या है, देखो इसको जब तुम सॉल्व करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया मैंने तो क्या आ जाएगा मेरे पास, 2α n प्लस m-1 टाइम्स n बीटा इक्वल्स टू 2α m
प्लस n-1 टाइम्स m बीटा। ठीक है ना? थोड़ा सा और सॉल्व करो इसे, तो क्या आ जाएगा? क्या था हमारे पास? 2 अल्फा टाइम्स n प्लस m-1 इंटू n अल्फा n बीटा इक्वल्स टू 2 अल्फा m प्लस n-1 टाइम्स m बीटा। रीअरेंज कर लो इसे, क्या आ जाएगा? 2 अल्फा n प्लस एम एन बीटा माइनस एन बीटा इक्वल्स टू 2 अल्फा n प्लस एम एन बीटा माइनस एम बीटा। ठीक है, इससे ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बच गया? जो लाइक टर्म्स हैं उसे एक तरफ में ले आता हूँ, तो ये m है, सॉरी है ना, ये m है, तो 2 अल्फा कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? n माइनस एम। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? n बीटा माइनस m बीटा, है ना? तो यहाँ से क्या आ गया हमारे पास? 2 अल्फा टाइम्स n माइनस एम, इस यहाँ से बीटा कॉमन आ जाएगा, कितना आ जाएगा? n माइनस एम, इससे कैंसिल हो गया, तो यहाँ से हमारे पास अल्फा बीटा बाय अल्फा कितना आ गया? बीटा बाय अल्फा आ गया 2। ठीक है, अब हमें ये निकालना था, है ना? क्या करो, दोनों तरफ RHS में दोनों तरफ बीटा से डिवाइड कर, अल्फा से डिवाइड कर दो। ठीक है, अल्फा से मैंने ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस m-1 इंटू बीटा बाय अल्फा डिवाइडेड बाय 1 प्लस n-1 टाइम्स बीटा बाय अल्फा। ये आ रहा है समझ में? ऊपर नीचे मैंने अल्फा से डिवाइड कर दिया है। हाँ, अब भी नहीं आया समझ में? ये था अल्फा प्लस, एक मिनट में पूरा सॉल्व कर रहा हूँ, अल्फा प्लस m-1 टाइम्स बीटा था, इस पूरे को मैंने अल्फा से डिवाइड कर दिया, और नीचे क्या था? अल्फा प्लस n-1 टाइम्स बीटा, इस पूरे को मैंने अल्फा से डिवाइड कर दिया। हो सकता है ना ऐसे? तो अब इसमें प्रॉपर्टी लगा दी, a प्लस बी बाई सी क्या होता है? a बाई सी प्लस बी बाई सी, ये प्रॉपर्टी तो याद है ना, पढ़ी है? ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? अल्फा बाय अल्फा प्लस m-1 टाइम्स बीटा बाय अल्फा, ये क्या हो जाएगा? 1, और ऐसे नीचे भी करोगे तो मतलब समझ में आ गया। मिटा दूं? ठीक है, तो बीटा बाय अल्फा की वैल्यू कितनी आई? 2 आई, इसको यहाँ पुट कर दो। ठीक है, इसको यहाँ पुट कर दो, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ m-1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ n-1। ये प्रूफ करना था, चेक कर लो क्या प्रूफ करना था। 1 है ना, बिल्कुल आ जाएगा। इसको ब्रैकेट अगर ओपन करोगे तो क्या आ जाएगा? 2m-2 आ जाएगा, और 1 और -2 क्या हो जाएगा? -1 आ जाएगा। ठीक है, एक मिनट, am बाय n हमारा कितना है? 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ m-1 डिवाइड बाय 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ n-1। ओपन करो ब्रैकेट को, क्या आ जाएगा? 1 प्लस 2m माइनस 2 डिवाइड बाय 1 प्लस 2n माइनस 2, क्या आ जाएगा? 2m-1 बाय 2n-1। ठीक है, तो सॉल्व हो गया। कुछ दिक्कत वाली बात थी, है ना? कुछ दिक्कत कोई सी भी स्टेप में नहीं है ना? देखो यहाँ पे एक इक्वेशन था, यहाँ पे क्या था? एक इक्वेशन था और 2 वेरिएबल था, तो हमें यहाँ से ये तो पता लगा कि सॉल्व तो नहीं कर पाएंगे, है ना? लेकिन हमें ये पता है कि रेशियो निकाल पाएंगे। अगर एक इक्वेशन हो, 2 वेरिएबल हो, तो उनका रेशियो निकाल सकते हैं। उन्हें इंडिविजुअली सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन उनका रेशियो निकाल सकते हैं, है ना? और उसी रेशियो का मैंने यहाँ यूज कर लिया।
क्योंकि मुझे रेशियो ही पूछ रहा था सवाल में। अगर मुझे सवाल में इंडिविजुअली पूछ रहा होता तो सॉल्व ही नहीं होता सवाल, मुझे इनका रेशियो पूछ रहा था, है ना। तो रेशियो पूछ रहा था तो इसलिए मैंने यहाँ पे दोनों तो मैंने ऊपर नीचे अल्फा से डिवाइड कर दिया, यहाँ पे 1 बच गया, यहाँ पे बीटा बाय अल्फा बन गया। फिर तो मैंने बीटा बाय अल्फा की वैल्यू मैंने पुट कर दी। न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में दोनों तरफ मैंने अल्फा से डिवाइड कर दिया, क्योंकि ये समझ में आना चाहिए। क्लियर है? तो सॉल्व टफ था क्या? नहीं था टफ। अल्फा से, ताकि हम बीटा बाय अल्फा की जो वैल्यू आई है उसका यूज कर पाए। ये तो 1 बन जाएगा और ये क्या बनेगा? बीटा बाय अल्फा। ये भी 1 बन जाएगा और ये क्या बनेगा? बीटा बाय अल्फा। और बीटा बाय अल्फा की वैल्यू मैंने पुट कर दी। तो जो भी जो आरएचएस में जो एक्सप्रेशन आएगा न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, वो किस में बन जाएगा? बस m और n में बन जाएगा। ठीक। अब क्या करते हैं, चलो अब क्वेश्चंस लेते हैं, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। कल से दूसरा चैप्टर शुरू करेंगे, रियल नंबर। हाँ। 15th क्वेश्चन क्या? 15 चैप्टर आ रहे हैं एग्जाम में। हाँ तो क्या हो गया फिर? 1 हो जाएगा, 1 का दूसरा सवाल फिर हो जाएगा। तो देखना पड़ेगा, मैं पढ़ाऊंगा ना इसलिए। तो आसान चैप्टर समझ रहे हो क्या 1 को तुम? 1 आसान चैप्टर नहीं है, ठीक है। अभी नहीं हो पाएगी। कब है तुम्हारा एग्जाम? मंडे को है ना। आज क्या है? थर्सडे है। नहीं हो पाएगा। हो तो जाएगी, मतलब अगर अच्छा वो चैप्टर शुरू करवाना है, चलो फिर वो शुरू कर लेंगे। इसका रियल नंबर का एक सवाल पूछो पूछो। ये जो शो करना होता है कि 3√2 इरेशनल है, ये कैसे करना है? प्रूफ करना है कि √2 एक इरेशनल नंबर है। इसको हम लोग प्रूफ करते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से। मतलब क्या है इसका? हम लोग इसे रेशनल मान लेंगे। नंबर्स का भी क्लासिफिकेशन हमने अभी तक 2 पढ़ा है, एक तो रैशनल और इरेशनल। रैशनल के अंदर बहुत सारे पढ़े हैं ना। तो अगर मैंने इसे रैशनल मान के चला मैं, और आगे चल के मैंने ये देखा कि ये रैशनल नहीं है, तो क्या प्रूफ हो जाएगा? ये इरेशनल है। इसी को बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। कॉन्ट्राडिक्शन का हिंदी मतलब क्या होता है? विपरीत सिद्ध कर देना, ठीक है। तो मतलब मैं इसे रैशनल मानूंगा और आगे चल के मैं ही प्रूफ कर दूंगा कि ये रैशनल नहीं है, तो मतलब क्या हुआ? ये इरेशनल है। तो मतलब √2 जो है, √2 को मैंने a/b फॉर्म में मान लिया। रैशनल नंबर क्या होता है? जिससे a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पे a और b क्या है? इंटीजर्स है। जहां पे a और b इंटीजर्स है और को प्राइम नंबर्स हैं। कैसे नंबर्स हैं? को प्राइम नंबर्स है। और b 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो अनडिफाइंड हो जाएगा। को प्राइम नंबर्स उन्हें बोलते हैं जिनमें कॉमन फैक्टर बस 1 होता है और उसके अलावा कुछ नहीं होता। जैसे 5 और 7 है, ये कैसे नंबर्स हैं? को प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। इसका फैक्टर क्या है? 1 और 5। इसका फैक्टर क्या है? 1 और 7। तो कॉमन फैक्टर दोनों में क्या है? 1। तो ऐसे नंबर्स को को प्राइम बोलते हैं जिनमें कॉमन फैक्टर्स बस 1 होना चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए। 8 और 4 को प्राइम नंबर नहीं है, रैशनल। बिल्कुल बिल्कुल, अभी इसमें उसी पे आ रहा था मैं। तो क्या कंडीशन है? ए और बी इंटीजर होने चाहिए और ए और बी को प्राइम नंबर्स होने चाहिए और बी जो है 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर जैसे हम इस वाले नंबर के बारे में बात करें, ए और बी इंटीजर है, बी 0 के इक्वल नहीं है, और लेकिन ए और बी इसमें कोप्राइम नहीं है ना, लेकिन ये रैशनल नंबर तो है, ठीक है। तो बेसिकली ये कैसा है? ये इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है। ये रैशनल नंबर तो है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन ये कैसा रैशनल नंबर है? इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है। मतलब कि ये 1/2 का इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है। अगर तुम्हें मैं बोलूंगा कि इसे नंबर लाइन पे प्लॉट करो,
तो जिस तरीके से जो 1/2 का होगा ना रिप्रेजेंटेशन, वही इसी का होगा रिप्रेजेंटेशन नंबर लाइन पे, क्योंकि ये दोनों नंबर सेम है, ये दोनों नंबर क्या है सेम लिखे गए हैं, तो इसलिए हम लोग जो इसी के बारे में बात करते हैं, क्योंकि किसी भी नंबर के इक्विवेलेंट रैशनल नंबर तो कई सारे होते हैं। जैसे हम बोलूं कि 1/2 के इक्विवेलेंट रैशनल नंबर कितने होंगे, इनफाइनाइट होंगे। बात आ रही है सोच में, है ना, इनफाइनाइट होंगे। तो उन इनफाइनाइटों के बारे में बात नहीं करते, हमने डेफिनेशन क्या करी, हमने बेसिक डेफिनेशन दी। जो बेसिक डेफिनेशन है, क्योंकि जब मैं नंबर लाइन के बारे में बात करूंगा, ये जो डेफिनेशन दी गई ना, ये नंबर लाइन पे जो पॉइंट्स हैं, जो नंबर्स हैं, उनके हिसाब से दी गई है डेफिनेशन। क्योंकि नंबर लाइन पे 4/2 को रिप्रेजेंट करने का मतलब क्या है, 1/2 को रिप्रेजेंट करो। तो कोई सा भी इक्विवेलेंट नंबर 1/2 में आएगा। हाँ बिल्कुल, तो 4/2 बेसिकली रैशनल नंबर तो है, लेकिन ये 1/2 ही है। और 1/2 में क्या कंडीशन हो गई, जो हमने अभी भी पढ़ी है, कि ए और बी क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए, बी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, और ए और बी कोप्राइम होने चाहिए। तो इसमें कोप्राइम, इसमें नंबर्स कोप्राइम नहीं है, लेकिन ये फिर भी क्या है, रैशनल नंबर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो जो मैंने डेफिनेशन बोली है उसमें ऐसा नहीं बोला है, मैंने डेफिनेशन में क्या बोला था, इंटीजर्स होने चाहिए, बी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, और बी कोप्राइम होनी चाहिए। मैंने ऐसा नहीं बोला है कि अगर कोप्राइम नहीं होंगे तो रैशनल नहीं होगा, मैंने ऐसा बोला क्या, मैंने ये बोला कोप्राइम होना चाहिए। मैंने ये नहीं बोला कि अगर नहीं होगा तो रैशनल नहीं होगा, मैंने ऐसा नहीं बोला। ठीक है, दोनों उल्टी बात है, मतलब समझ में आया ना, मैंने नहीं बोला ए और बी ऐसा है, अगर ऐसा हो, ए और बी इंटीजर हो, ए और बी इंटीजर हो, ए और बी 0 के इक्वल ना हो, ए और बी कोप्राइम हो, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो रैशनल हो जाएगा। लेकिन अगर ए और बी कोप्राइम ना हो तब भी रैशनल हो सकता है, ठीक है, तब भी रैशनल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 1/2 थोड़ी है। हर बार नहीं आएगा, बिल्कुल ठीक बात है। उसमें भी क्या मतलब कि 7/21 लिया, इसमें 1/3 आ जाएगा। हाँ तो इस क्या दिक्कत है इसमें, इसके बारे में बात करेंगे तो इसमें भी तो ऐसा हो रहा है ना, हो रहा है ना ऐसा, कोप्राइम में, ठीक है। क्योंकि अगर वो कोप्राइम, अगर वो रैशनल नंबर होगा ना, तो ऐसा हो ही रहा होगा कि वो कोप्राइम आ होंगे, तो इसलिए बेसिक डेफिनेशन दे दी हमने। अब मतलब कि कोई पूछे कि ऐसी डेफिनेशन क्यों नहीं दी कि मतलब ऐसा भी बोल दें कि ए और बी कोप्राइम ना होगा तब भी चलेगा, ऐसी डेफिनेशन क्यों नहीं दी, ऐसी डेफिनेशन इसलिए नहीं दी क्योंकि जैसे कि मान लेते हैं √3 है और ये 2/√3 है, ये तो खैर हो जाएगा, 1 मिनट, √4 ले लेते हैं और यहाँ पे हम ले लेते हैं 2, अभी भी ये रैशनल नंबर है, रैशनल है ना ये, है ना, ये 2/2 लिखा हुआ है, बेसिकली 1 लिखा हुआ है ये, और कुछ नहीं है। मतलब कि जिसमें कोप्राइम, जिसमें नंबर्स कोप्राइम नहीं होगा ना, वो रैशनल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। जिसमें नंबर्स कोप्राइम नहीं है वो रैशनल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन जिसमें नंबर्स कोप्राइम है वो पक्का ही क्या होगा, रैशनल होगा। जिसमें कोप्राइम नहीं है वो रैशनल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अगर रैशनल हुआ तो वो किसी एक पर्टिकुलर नंबर का इक्विवेलेंट रैशनल नंबर होगा, और वो पर्टिकुलर नंबर किस डेफिनेशन में आ रखा है, जिसमें कोप्राइम है, तो इसलिए वही डेफिनेशन मान के चल रहे हैं हम लोग, ठीक है। जितने भी होल नंबर है सारे रैशनल। हाँ ये आ गया समझ में। तो यहां से देखो क्या करता हूं मैं, √2 को, √2 इंटू बी क्या हो जाएगा, ए, तो यहाँ से a² कितना आ जाएगा, 2b², आ जाएगा, आ जाएगा ना। यहाँ से तुम्हें क्या लगा पता, ये पता लग गया तुझे, अभी ये तो लिखा ही हुआ है, और क्या पता लगा, यहाँ से मैं पता लगा a² इज अ मल्टीपल ऑफ 2, कैसे भी पता, 6 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 इंटू 3, तो ये 6 से क्या लगा कि 2 का मल्टीपल भी है और 3 का मल्टीपल भी है ना। मल्टीपल का मतलब क्या होता है कि उसके टेबल में आता है, तो यहाँ से ऐसे भी तो बोल सकते हैं, अगर a² 2b² लिखा हुआ है तो a² क्या होगा, 2 का मल्टीपल है, बोल सकते हैं ना ऐसा। b² भी a² का मल्टीपल है,
बी स्क्वायर ए स्क्वायर, हाँ बिल्कुल है। तो फिर क्या, एक थ्योरम होती है, वो क्या बोलती है कि अगर ए स्क्वायर मल्टीपल है 2 का, तो ए भी मल्टीपल होगा 2 का। ए इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 2। अभी इस थ्योरम का मैं नाम बता दूंगा तुम्हें। तो जब ये प्रॉपर्टी लगाएंगे तो थ्योरम लिखनी पड़ेगी। हाँ क्यों, बिल्कुल लिखनी पड़ेगी ब्रैकेट में, ठीक है। अभी थ्योरम का नाम क्या होता है मैं बता दूंगा, स्टेटमेंट पूरा बता दूंगा उसके क्या है। अभी इतना समझो, अगर ए स्क्वायर मल्टीपल है 2 का, तो ए भी किसका मल्टीपल है, 2 का। तो अगर ए 2 का मल्टीपल है, तो मैं ए को क्या मान सकता हूँ, 2m मान सकता हूँ। m कोई सा भी इंटीजर है, यहाँ पे लेट कर सकता हूँ मैं ए को, ऐसे लेट कर सकता हूँ मैं। बात आ रही है समझ में। अगर a जो है 2 का मल्टीपल है, तो a को मैं 2m मान सकता हूँ, जहाँ पे m क्या है, m यहाँ पे कोई सा भी इंटीजर है, m इज एनी इंटीजर, है ना। तो इसका मल्टीपल होगा, इसका मल्टीपल थोड़ी होगा। अगर किसी हम नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए उसका मल्टीपल होगा ही नहीं। a मल्टीपल नहीं, मैं कह रहा हूँ 2 जो है a का मल्टीपल है। यहाँ पे क्या है, a इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 2। a जो है 2 का मल्टीपल है, a क्योंकि 2 का मल्टीपल है तो मैं a को 2m लिख सकता हूँ, ये मैंने बोला। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि 4 है, 4 2 का मल्टीपल है, तो इसका मतलब ये है कि 4 को मैं 2 टाइम्स समथिंग करके लिख सकता हूँ, और ये समथिंग यहाँ पे क्या होगा, कोई इंटीजर होगा। और ऐसा है, सच है। 4 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 into 2 लिख सकता हूँ। 23 नहीं लिख सकते ना? नहीं लिख सकते, तो m में उसमें 3 भी हो सकता है। नहीं ना, तो कोई से एक पर्टिकुलर इंटीजर आएगा ना, सारे इंटीजर थोड़ा ना आएंगे, कोई पर्टिकुलर इंटीजर आएगा। जैसे इस वाले केस में वो इंटीजर क्या है, 2 है, वैसे उस वाले केस में कोई आ रहा होगा, हमें नहीं पता, क्योंकि a क्या है, कोई सा जनरल नंबर है, तो m भी कोई सा क्या होगा, जनरल होगा। अब देखो क्या करूं, चलो अगली स्लाइड में आ जाते हैं। √2 को मैंने बोला था a/b, a की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी, 2m, उसको इस वाली इक्वेशन में पुट कर दो, तो √2 कितना आ जाएगा, 2m/b। तो मतलब कि 2m कितना आ जाएगा, b√2, दोनों तरफ होल स्क्वायर कर दो, मतलब कि 4m स्क्वायर कितना आ जाएगा, 2b स्क्वायर, है ना। इससे कैंसिल हो गया 2 बार में, यहाँ से b स्क्वायर कितना आ गया, 2m स्क्वायर। तो मतलब यहाँ से क्या बोलेंगे, b स्क्वायर इज अ मल्टीपल ऑफ 2। थ्योरम से क्या बोलेंगे, b इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 2। मतलब कि क्या बात आ गई निकल के सामने, जो हमने √2 जो नंबर माना था वो a/b माना था, और यहां से ये बात निकली पता कि a का मल्टीपल क्या है, 2 है ना, 2 a का मल्टीपल है और 2 b का भी मल्टीपल है। मतलब कि इन दोनों नंबर में 2 कॉमन फैक्टर है, मतलब कि ये दोनों नंबर कोप्राइम नहीं है। पर सबसे स्टार्टिंग धीरे धीरे एक बार, हाँ हाँ उस पे आऊंगा मैं, उस पे आऊंगा। पहले जो मैं बोल रहा हूँ वो समझ में आया कि नहीं आया, पहले ये बताओ कि 2 जो है दोनों का फैक्टर है, हमने क्या माना था, ये कोप्राइम कोप्राइम है, लेकिन आया क्या, कोप्राइम नहीं है। तो मतलब जो माना था वो गलत है, क्या माना था, इसे रैशनल नंबर माना था, मतलब कि ये रैशनल नंबर नहीं है, तो कौन सा नंबर है, इरैशनल। इसी को बोलते हैं कॉन्ट्रडिक्शन मेथड। पर स्टार्टिंग में हमने देखा था कि जो रैशनल होने के लिए जरूरी नहीं है कोप्राइम। रैशनल होने के लिए जरूरी है कोप्राइम, जरूरी है। क्यों 8/4 ऐसी नहीं नहीं देखो, अगर कोप्राइम नहीं है तब रैशनल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर कोप्राइम नहीं है तो रैशनल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन अगर कोप्राइम है तो रैशनल तो होगा ही होगा। मतलब कि अगर जैसे, मतलब बात आ रही है समझ में, दोनों बात क्या मैं बोल रहा हूँ, अगर कोप्राइम है तो रैशनल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन अगर रैशनल अगर हो गया तो कोप्राइम ही है, फिर वो नंबर कोप्राइम ही होनी चाहिए, मतलब रिड्यूस करके कोप्राइम ही आएगा फिर। मतलब कि जैसे 7/63 अगर मैं लिखूं तो अभी ये कोप्राइम नंबर नहीं है,
है ना। तो ये मतलब कि रैशनल हो भी सकता है, नहीं भी सकता। तो मैं रिड्यूस करके देखता हूँ, जो कॉमन फैक्टर से काट के देखता हूँ। कॉमन फैक्टर इसमें क्या है 7, 1/9। अब मैं देखूँ इसमें कॉमन फैक्टर क्या है, एक भी नहीं है। अब ये रैशनल नंबर है, तो ये 7/63 नहीं है। ये भी है रैशनल नंबर, क्योंकि ये और ये एक ही तो लिखे हुए हैं, ये दोनों सेम ही तो है। ए और बी भी तो ऐसे ही होगा। ये तो हमेशा ये बी और ए मल्टीपल सेम ही आएगा अगर मैं प्रूफ करना होगा। इसमें अगर रूट हाँ, अगर √3 में दोनों का 3 आ जाएगा, ठीक है। हाँ, अभी उस वाले डाउट पे आते हैं। √2 को तुमने बोला कि ये जो है 2 का मल्टीपल है, ठीक है। तुमने इसे बोला कि 2 इंटू कोई सा एक इंटीजर ले लिया m, है ना। और b भी हमारा कितना आ गया, b हमारा कितना आया था 2m। तो √2 किसके इक्वल आ गया, 1 के इक्वल आ गया ना। तो क्या 1 √2 हो सकता है इक्वल, ये तुम्हें पता है कि नहीं हो सकता, ठीक है। यहाँ पे कॉमन फैक्टर कट के नहीं आ रहा, मतलब कि देखो ये तो आ जाएगा, लेकिन ये इसके इक्वल नहीं है ना, इसलिए तो इसे कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से प्रूफ कर रहे हैं हम लोग। कौन से मेथड से प्रूफ कर रहे हैं, कॉन्ट्रडिक्शन से। बाद में चल के हमने शुरुआत में तो माना ही है इसे रैशनल नंबर, और रैशनल नंबर की डेफिनेशन लगाई। फिर बाद में जो चीज हमने माना था, बाद में वो चीज नहीं आई, इसलिए हमने इसे बोला कि ऐसा नहीं है। या रूट 5 आ गया हाँ, तो उसमें तो 5 आएगा, दोनों 5 के मल्टीपल आएंगे। हाँ, फिर वो 1 आ जाएगा ना, तो कोप्राइम 5 तो उसमें से कॉमन तो नहीं नहीं, ऊपर नीचे दोनों का 5 कॉमन फैक्टर आ जाएगा ना। ऊपर यहाँ भी 5 फैक्टर हो जाएगा, इसका और इसका भी हो जाएगा। तो ये कैसे नंबर्स हो गए, नॉन कोप्राइम हो गए। हमने स्टार्टिंग में ही कोप्राइम मांगा। स्टार्टिंग में कोप्राइम माना है, तो वही ना, जो चीज मान के चलिए वो फिर हमें क्या करना है, वैलिड रखना है ना थ्रू आउट। ऐसे थोड़ा ना कि शुरुआत में कोप्राइम माना है फिर बाद में नॉन कोप्राइम कर दें। तो जो चीज माना है अगर वही इनवैलिड हो गई, तो मतलब जो माना है वो इनवैलिड है। और क्या माना था, रैशनल नंबर माना था, तो मतलब वो नहीं है, ठीक है। सब में ये मेथड लगेगा ना। हाँ, इस टाइप के क्वेश्चन सब में ऐसा मेथड लगेगा। 3√2 अगर हाँ, इस टाइप के सारे क्वेश्चंस में ये मेथड लगेगा, ठीक है। एक बार क्वेश्चन देता हूँ तुम्हें प्रीवियस ईयर का, ठीक है, ऐसा ही। क्योंकि मुझे थोड़ा सा याद है प्रीवियस ईयर में ऐसा एक क्वेश्चन आया था, 4 नंबर का था वो। तो रियल नंबर चैप्टर को आसान नहीं समझना है, ये तो आसान सा कॉन्सेप्ट था। अभी एलसीएम के इसमें क्वेश्चंस आते हैं, इसमें एलसीएम एचसीएफ के वर्ड प्रॉब्लम्स इसमें था ही नहीं मतलब। नहीं है इसमें, पक्का। बर्फी वाला एक क्वेश्चन होगा, चेक करो इसमें। एक नहीं, 2 होगा, एक बर्फी वाला होगा, एक आर्मी वाला होगा। सर्कुलर पाथ वाला है, हाँ। एक बर्फी वाला भी होगा, एक आर्मी वाला भी होगा। और अगर 3√2 आ जाए तो वो भी ऐसे ही सॉल्व होगा। फिर √2 का ही करेंगे। देखो ऐसे ही सॉल्व करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें। चलो एक काम कर रहे हैं, इसमें से क्वेश्चन तो तुम घर से सॉल्व कर लेना एनसीईआरटी में से। थोड़ा मुझे ढूंढना पड़ेगा मुझे अभी इसमें क्वेश्चन, क्योंकि क्वालिटी की क्वेश्चन इन सब चैप्टर के आ रहे हैं। हाँ, 3 डिजिट के एचसीएफ इक्विवेलेंट डिवीजन है। अच्छा, जो रिमाइंडर आता है उसको डिवाइड करो। एचसीएफ 3 नंबर का ABC बराबर होगा एचसीएफ ऑफ ए का निकाल लो और एचसीएफ BC का। ये वाली प्रॉपर्टी ध्यान में रखनी है। क्या बोला इसने, मुझे 3 नंबर का एचसीएफ निकालना है, तो तुम क्या करो, 2 नंबर का एचसीएफ निकाल लो, कोई से भी 2 नंबर, और फिर उस नंबर का जो एचसीएफ आया है, और फिर जो तीसरा नंबर बचा है उन दोनों का एचसीएफ निकाल लो। क्लियर है बात, है ना। तो फिर वही हो जाएगा फाइनल वाला जो हाँ, जो फाइनल वाला आंसर आया वो मेरा फाइनल का एचसीएफ हो जाएगा।
ठीक है, और वो तीसरा नंबर हर बार कटेगा क्लोज। मतलब कटेगा, ये समझा नहीं। बी और सी के एचसीएफ, बी और सी का एचसीएफ आ गया, हाँ। तो वो जो आएगा नंबर वो ए के साथ हमेशा वो हो रहा है पूरा एचसीएफ हो रहा नहीं, जरूरी नहीं है, है। 1 भी आ सकता है आंसर। मतलब दो का फिर अलग अलग एचसीएफ आ जाएंगे फिर तो। नहीं नहीं, कैसे, इन दोनों का एक आंसर आएगा ना, हाँ बी और सी का कोई एक एक आंसर आएगा, उसे बोलते हैं डी। फिर ए और डी का एचसीएफ निकाल देना, तो इसका कोई और आ गया उसका ई आ गया, फाइनल आंसर मेरा ई होगा। फिर डी का तो मतलब जो ई आया है वो बी और सी से भी होएगा, कटेगा। हाँ, ये ई मेरा जो है फाइनल आंसर है, ये ई जो है मेरा इन तीनों का एचसीएफ है, ठीक है। प्रॉपर्टी होती है एचसीएफ में, तो 2 नंबर का तो एचसीएफ निकालने आते ही है तुम लोगों को, तो यानी प्रॉपर्टी लगाना, 3 का भी आ जाएगा। और पूछो क्या डाउट है। प्रोबेबिलिटी शुरू कर रहे हैं ना कल, ठीक है। 2-3 दिन में जो है इतना हम लोग कर लेंगे कि जो एग्जाम में तुम्हारे सवाल है वो सॉल्व हो जाए। ये क्वेश्चन नंबर 6 1.2 1.2 क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या बताऊं, यही ना, इसमें ये पूछ रहा है एक्सप्लेन वाई 7 into 11 into 13, यही वाला है ना। कंपोजिट नंबर क्यों है, किसे बोलते हैं कंपोजिट नंबर? अपने टेबल में हम्म, अपने टेबल दो टाइप के नंबर्स होते हैं, एक तो होता है प्राइम और एक होता है कंपोजिट। प्राइम नंबर्स उन नंबर्स को बोलते हैं जिनका फैक्टर 1 है और नंबर इटसेल्फ है, ठीक है। तो इसके फैक्टर्स क्या होंगे, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। और कंपोजिट क्या हो जाएगा, जिसमें 1 और नंबर इटसेल्फ के अलावा कोई दूसरा फैक्टर मिल जाए वो कंपोजिट हो जाएगा। 1 ना ही प्राइम होता है ना ही कंपोजिट होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। 2 क्या हो जाएगा, प्राइम, प्राइम हो जाएगा ना, तो इसका फैक्टर 1 है और 2 है, मतलब कि एक 1 है और नंबर एक खुद है। 4 कंपोजिट हो जाएगा, इसका फैक्टर 1 है, 2 है, 4 है, फैक्टर तो निकालने आता है ना, 2 है 4 है, तो क्या हो जाएगा, इसका फैक्टर 2 भी है, तो मतलब ये कंपोजिट नंबर है। अब हो जाएगा सॉल्व क्या, मतलब इनके सारे फैक्टर निकालना। फैक्टर निकालने पड़ेंगे। फैक्टर निकालना आता है, मैंने इसलिए तो पूछा था कि फैक्टर निकालना आता है तुम लोगों को। एलसीएम से कि प्राइम फैक्टराइजेशन से, एलसीएम से फैक्टर निकालोगे, प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालोगे? ऐसे में तो निकल जाता है। एलसीएम से फैक्टर है, चलो बताओ, एलसीएम से फैक्टर निकाल के बताओ मुझे। एलसीएम तो ऐसे ही करते हैं ना, कुछ 2 और 4 का करेंगे तो 2 से करेंगे 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ से क्या फैक्टर निकले, क्या पता चला तुम्हें? चलो एक नंबर है, एक इसका फैक्टर निकाल लोगे, बड़ा आ जाएगा, डिवाइड नहीं। क्या हो गया? एलसीएम तो 2 नंबर का निकलता है, 2 या 2 से ज्यादा का। एक नंबर का एलसीएम कभी सुना है? नहीं सुना ना, फैक्टर तो एक का निकलता है,
2 के तो कॉमन फैक्टर निकलते हैं, और जो लीस्ट होता है उसे बोलते हैं एलसीएम। सॉरी, वो एलसीएम तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, वो एचसीएफ होता है, जो उसमें से सबसे बड़ा होता है उसे बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो 1576 का मैंने पूछा कि फैक्टर्स बताओ इसके, मैंने बहुत सारे सवाल पूछ लिए, इसके कितने फैक्टर्स होंगे और कौन कौन से फैक्टर होंगे, सब बताओ मुझे, निकाल दोगे? 6ठी क्लास का सवाल। फैक्टर निकालने का पहले स्टेप क्या होता है? फिर एलसीएम। 1 नंबर का एलसीएम कैसे निकालोगे? कैसे निकालेंगे 1 नंबर का एलसीएम? उसे प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं, वो 2 से डिवाइड करने वाला ना, उसे प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं। पहला स्टेप क्या होता है? प्राइम फैक्टराइजेशन। फिर दूसरा स्टेप, नंबर को उसके प्राइम फैक्टर के टर्म्स में एक्सप्रेस करना। इतना काम करो, फिर मैं बताता हूँ। हाँ, प्राइम फैक्टराइजेशन तो आता है ना। हम्म, 1576 किसके इक्वल है? 2 क्यूब। ठीक है, अब तुम्हें बताने हैं फैक्टर कौन कौन सा है। एक तो 1 है, 1 और 1576 तो होगा ही होगा। ठीक है, अब क्या करो, ये जो प्राइम फैक्टर के टर्म्स में तुमने एक्सप्रेस किया ना, इसमें से पेयर निकालते जाओ। 2 के 3 के 2 के भी, 3 के भी, 4 के भी, 5 के भी, 6 के भी, जितने निकल सकते हैं। पहले 2 से शुरुआत करते हैं। 2 का कौन कौन सा पेयर आ जाएगा? 2 इंटू 2 आएगा, मतलब 4। 2 इंटू 7 आएगा, मतलब 14। 2 इंटू 3 आएगा, मतलब 6। 7 इंटू 3 आएगा, मतलब 21। कैसे मैं 2 नंबर का पेयर निकाल रहा हूँ ना इसमें से। ये बेसिकली क्या है? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 3। तो मैं 2 नंबर के पेयर इसमें से निकाल रहा हूँ। पहले इसको निकाला, 4 आया। इसको निकालूं क्या इसको निकालूं, एक ही बात है, इसलिए दोनों को निकाल के खुश नहीं होना। देखे निकाले तो और क्या, 2 इंटू 2 निकालो, या इन दो को निकालो, या इन दो को निकालो, आंसर 4 ही आएगा। फिर इन दो को निकाला, 14 आया। तो पेयर बने नहीं रहा 2 इंटू 7, पेयर का मतलब क्या होता है? 2 नंबर को उठाना। सेम नंबर पेयर नहीं किया। सेम हो क्या अनइक्वल, सेम हो क्या अनइक्वल हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये 2 इंटू 7 हो गया। अब क्या हुआ?
फिर 7 इंटू 3 को उठा लिया, 7 into 7 बिल्कुल 7 इंटू 7 को भी उठाएंगे। अब तुम लोगों को दिमाग में आ रहा है ना, 7 इंटू 7 कितना हो जाएगा 49, ठीक है। और अब बस और नहीं होगा, 7 और 2 भी तो है बिल्कुल 7 और 2 लिख तो दिया 14, अब कितना, नहीं 7 और 2 मतलब समझा नहीं मैं। 7 भी तो होएगा इसका मतलब अच्छा 7 को लिखा नहीं था मैंने, एक वाले तो पहले लिखेंगे, 7 2 भी नहीं लिखा था, 2 3 भी होगा, हाँ और 6 लिख दिया। 21 है ये, इस 21 और 2 को निकालो, कितना हो जाएगा 42। ये 21 है ना, अब 3 3 के उठा रहा हूं मैं, 21 इंटू 2 42, 21 इंटू 7 कितना हो जाएगा 7, 41 4 7, ठीक है। और 4 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 3 कितना हो गया 12, हो गया ना। 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो गया 8, 2 इंटू 2 इंटू 7 कितना हो जाएगा 4 इंटू 7 28। ऐसे ही काम करते चले जाएंगे, फील आ गया। 2 into 7 हाँ ऐसे पेड़ ढूंढते चले जाएंगे, मतलब ये एंड भी तो होएगा एंड होगा, बिल्कुल होगा। ये लंबा सवाल है इसलिए ज्यादा नंबर ऑफ फैक्टर्स आएंगे इसमें, ठीक है। मेरा एम क्या था इस सवाल को करवाने का कि फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, तो जब पूछेंगे कि इस नंबर के फैक्टर होता तो ये सारे नंबर ही बिल्कुल वैसे पूछेगा नहीं, ठीक है ना। बेसिकली क्या होता है, एक फैक्टर नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, एक नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने का फॉर्मूला होता है। तो हम क्या करते हैं कि नंबर ऑफ फैक्टर्स के फॉर्मूले से नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाल लेते हैं उसके कितने होंगे, और ऐसे काम करते चले जाते हैं। समझ में, जैसे मैंने फॉर्मूला लगाया इसमें आ गया 15 है, तो मैं ऐसा काम करते चले जाऊंगा, और जब मुझे लग गया 15 आ गया बस रुक जाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है उसके आगे का फैक्टर होता ही नहीं है। तो इसका फॉर्मूला वो तुम्हें ध्यान में नहीं रखना, मुझे पता है लेकिन तुम्हें ध्यान में रखना, 11th क्लास में पढ़ोगे। रियल नंबर रियल नंबर नहीं, एक परमुटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर है उसमें पढ़ोगे। नंबर थ्योरी एक सेक्शन है, उसका पार्ट है रियल नंबर, ब्रांच होती है ना मैथमेटिक्स में। अभी तो तुम ऐसे ही हल्का फुल्का पढ़ रहे हो, ब्रांचेस पढ़ोगे ना बाद में, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री अपने आप में एक ब्रांच है, तो उसका तो हल्का सा एक चैप्टर भी पढ़ोगे तुम लोग, है ना। तो अब देखो सवाल, सवाल क्या दिया हुआ है, बोलना एक्सप्रेशन बोलना मैथमेटिकल। 7 into 11 7 इंटू 11 into 13 इंटू 13 plus 30 प्लस 13, देखो ये है, हाँ कोई सा नंबर है मान लेते हैं x है, हाँ इसका फैक्टर निकालना है, तो ये तो बड़ा आसान हो गया ना। 13 निकालो दोनों में से कॉमन, क्या आ जाएगा 13, 7 प्लस में नहीं है प्लस में है ना प्लस है, हाँ तब भी ले लेंगे दोनों टर्म्स में से कॉमन निकाल रहा हूँ ना मैं, एक टर्म ये है और एक टर्म ये है, दोनों में से 13 कॉमन निकाल रहा हूँ मैं। मतलब ये जो into वाले हैं ये एक टर्म है और ये हाँ 13 निकालूं तो यहाँ क्या हो जाएगा 7 इंटू 11 बच जाएगा ना, और यहाँ क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा। अब क्या करें, 13 इंटू इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कितना आ जाएगा 77 + 1 इज इक्वल्स टू x, मतलब यहाँ से क्या आ जाएगा x इक्वल्स टू 13 इंटू 78, ठीक है। 78 क्या होता है 13 इंटू 4 हो जाएगा ये 78, 39 इंटू 2 होता है ना, तो मतलब ये कितना हो गया 13 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर। तो यहाँ से मैं क्या लगा पता कि x के फैक्टर कौन कौन से हैं, 1 है, 2 है, 13 है, 4 है, 13 का स्क्वायर है मतलब कि 139 है, और भी फलाना टिमकाना। लेकिन कौन सा नंबर बताना था हमें कि ये प्राइम है कि कॉम्पोजिट है, कौन सा नंबर है ये, कॉम्पोजिट है, कॉम्पोजिट नहीं है। कॉम्पोजिट नंबर किसे बोलते हैं, अपने के अलावा और 1 और नंबर इटसेल्फ के अलावा कोई दूसरा फैक्टर भी हो, इसमें है, इसमें तो बहुत सारे हैं। x कंपोजिट है या ये नंबर जो है x कंपोजिट है, x ही तो ये नंबर है, ये जो ये x नंबर है क्या बेसिकली 13 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर ही तो है, हाँ 13 कॉमन कैसे इन दोनों में से हाँ ये एक टर्म है,
ये एक टर्म लिखा हुआ है 7 इंटू 11 इंटू 13 और ये एक टर्म लिखा हुआ है। दो नंबर्स के बीच में अगर मैथमेटिकल सिंबल कौन सा हो, मल्टीप्लिकेशन हो, तो वो एक टर्म कहलाता है, एक टर्म कहलाता है। ये एक यूनिट है और ये एक अलग यूनिट है। तो दो अलग यूनिट से कॉमन निकाल सकते हैं अगर कॉमन है तो दोनों में कॉमन क्या है 13 है, तो इन दोनों यूनिट से 13 कॉमन निकाल सकते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा 7 इंटू 11 और यहाँ क्या हो जाएगा +1। कॉमन निकालने का मतलब ये नहीं कि माइनस नहीं कर रहे हैं। कुछ लोग 13 में से यहाँ पे 0 लिख देते हैं, ये काम मत करना। 13 हटा नहीं दिया है, मतलब कॉमन इस तरीके से निकालना है कि वापस जाए तो यही स्टेप आना चाहिए। तो 1 करोगे तभी तो वापस यहीं पहुंचोगे, 0 करोगे तो वापस नहीं पहुंचोगे यहाँ पे। ठीक है, और पूछो। तो यहाँ पर दो दो इक्वेशन बोल, हाँ, दो है एक्सप्रेशन, दो सवाल है इसमें, मतलब वो अलग 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 सवाल है। एक सवाल हमने सॉल्व कर दिया, एक घर पे सॉल्व करना। और पूछो। तो मतलब समझ में आ रहा है ना बिल्कुल। तो रियल नंबर को मुझे लग रहा है तुम लोग हल्के में ले रहे थे अभी तक। हल्के वाला चैप्टर नहीं है ये, पहला चैप्टर है लेकिन हल्के वाला नहीं है ये। इसमें तो फिर ऐसे ही सवाल बताओ। हाँ, इसमें तो ऐसे ही सवाल है इसमें तो, लेकिन इसमें एलसीएम और एचसीएफ वाले जो सवाल है ना, वो टफ सवाल है, वो मैं कहूँगा टफ सवाल है। एलसीएम और एचसीएफ जिसमें निकालना होता है ना, वर्ड प्रॉब्लम्स, मुझसे मेरे टाइम पे सॉल्व नहीं होते थे वो, कभी भी सॉल्व नहीं हुए। एग्जाम में आया नहीं था मेरे टाइम पे, लेकिन सॉल्व भी नहीं होते थे। तो उसका मैं बताऊंगा, उसका मैं तरीका बताऊंगा कैसे सॉल्व करना है। अभी तो नहीं आ पाएगा वो, 2 दिन में नहीं सीख पाओगे, मतलब सीख जाओगे। मैंने उसमें सोचा था कि तुम्हें 30 सवाल करवाऊंगा मैं उस टॉपिक पे, कम से कम 30-40 क्वेश्चंस में करवाऊंगा। फिर जाके तुम्हें फील आएगी कि मतलब जैसे वो सवाल कुछ नहीं है, बहुत सारा मतलब लंबा सा लिखा होगा, लेकिन बस तुम्हें ये देखना है कि उन नंबर्स का एचसीएफ निकालना है कि एलसीएम निकालना है। बस यही दिक्कत है उन क्वेश्चंस में। अब वो कैसे समझते हैं कि कैसे एलसीएम निकालना है, कैसे एचसीएफ निकालना है, वो अपने आप में एक सवाल है। तो उसी में डिस्कशन पूरा चलेगा और वो उसमें टाइम लगता है सीखने में। वो कम से कम 40-50 हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब जाके आएगा। ठीक है, तो वो सवाल अगर एग्जाम में आए तो कोशिश कर सकते हो, लेकिन मुश्किल है कि सॉल्व हो तुमसे। इसी में देख लेना, इसी में एक एग्जांपल है बर्फी वाला, वो सॉल्व हो गया तुमसे। या तो या तो एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन है आर्मी वाला, या तो सर्कुलर राउंड ट्रैक वाला क्वेश्चन है। ये तो हो गए। हो गए थे तो अच्छी बात है, फिर तो बढ़िया बात है फिर तो। और फिर एचसीएफ करके हाँ, तो यही तो दिक्कत है, मतलब वो तुम्हें याद हो गए क्वेश्चंस कि अच्छा इसमें तो एलसीएम निकालते हैं सर्कुलर ट्रैक में, लेकिन वो कॉन्सेप्ट नहीं समझे ना, एलसीएम क्यों निकाला, एचसीएफ क्यों नहीं निकाल दिया, इसी को समझना। एलसीएम निकालता आया नहीं, फिर हाँ, HCF फिर ऐसे, हाँ, तो ये समझना है, वो मैं समझाऊंगा कि कैसे पता लगे कि कब एलसीएम निकालना है, कब एचसीएफ निकालना है। ठीक है, और समाप्त करें। तो कल से तुम्हारी साइंस की भी क्लास होगी शुरू।